अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शहबाज अपने वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन तो ज़रूर दबाइएगा ताकि बर वक्त मेरा वीलॉग आप तक पहुँच सके। एससीओ या शंघाई ताउन तंजीम का 24वां इजलास पाकिस्तान के अंदर हुआ और पाकिस्तान को तकरीबन 23 साल बाद इतने बड़े समिट की मेज़बानी करने का मौका मिला। ऑफ कोर्स इसके बहुत सारे फ़वाइद पाकिस्तान को होंगे, सफारती सतह पे, मुआशी सतह पे और दिफाई सतह पे। आपको पता है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, पाकिस्तान का बुरे से बुरा चेहरा जो है वो पेश करने की कोशिश की जा रही है और उसमें ज़ाहिर-सी बात है हम भी कोई कम पीछे नहीं हैं। जैसे ही एससीओ का इजलास हो रहा था तो लाहौर में एक लड़की के साथ रेप का वाक़या हुआ, जिसके ऊपर मुतज़ाद खबरें चल रही हैं। खैर मैं उस इश्यू में नहीं जाना चाहता। लेकिन जिन लोगों ने भी ये वाक़या किया या जैसे भी हुआ या जो भी हुआ, उससे एटलीस्ट जो हमारे मुल्क की मुखालिफ कुव्वतें हैं, उनका मकसद हल हो गया। एक तरफ हम एससीओ का इजलास जो है वो मुल्क के अंदर करवा रहे हैं और दूसरी तरफ जो है हम ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर फीमेल जो हैं, उनके लिए सेफ प्लेस नहीं है। जब तक इस वाक़ये के ज़ाहिर-सी बात सबूत सामने नहीं आते, इसके बारे में बात करना मेरे ख़्याल में बिल्कुल बेकार है। मैंने एक वीला किया था आज से चंद महीने पहले जिसमें मैंने कहा था कि ये जो 21st सेंचुरी है ये एशिया की सेंचुरी है और बहुत सारी पज़ीराई भी मुझे मिली उस वीला के ऊपर। बहुत सारे दोस्तों ने सराहा भी और वो मैंने एक पार्ट जो था वो ज़ाहिर-सी बात है किया था और दूसरे पार्ट का मैं भी कोई मटेरियल इकट्ठा कर रहा हूँ और करने की कोशिश करूँगा बड़ी जल्दी। लेकिन इस 21st सेंचुरी के अंदर जिसको एशिया की सेंचुरी कहा गया, हम ये मान सकते हैं कि चाइना और इंडिया ने अपनी पोजीशन जो है बड़ी हद तक उसको स्टेबल कर लिया है। वो चाइना तो ज़ाहिर-सी बात है दुनिया की सेकंड इकॉनमी है और अनऑफिशियली जो है कुछ जगहों पे उसको सुपर पावर जो डिक्लेयर कर दिया गया है और ऑफिशियली बड़ी जल्दी ये हो जाएगा। इंडिया ने भी अपनी ख़ास पोजीशन बनाई। लेकिन देखना ये है कि उस 21st सेंचुरी के अंदर जो पाकिस्तान की स्पेस थी, क्या हम वाक़ई जो ऑब्जेक्टिव तय हमने किए थे उनको अचीव कर पाए या नहीं कर पाए। जो मुझे नज़र आ रहा है या मेरी रिसर्च कहती है वो ये है कि हमने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया कि अपनी सोसाइटी को एक कंज़्यूमर सोसाइटी बनाएँ, ताकि चीज़ें बाहर से मँगवाएँ, हम मुल्क के अंदर बैठ के एन्जॉय करें। हमने जो प्रोडक्शन साइड है या प्रोड्यूसर सोसाइटी जो होती है जैसे चाइना और इंडिया है, उस तरफ ध्यान हमने बिल्कुल नहीं दिया। उसकी वजह उसकी वजह बहुत सारी हैं। मुल्क के अंदर जो इन्फ्लेशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। मुल्क के अंदर आप देखें 1996 के बाद लोड शेडिंग हुई, फिर उस लोड शेडिंग को काबू पाने के लिए हमने आईपीपीज़ लगाए और उन आईपीपीज़ की मद के अंदर आप देखें बिजली की कीमतों में कितना ज़्यादा इज़ाफ़ा हो गया। जब बिजली की कीमतों में इज़ाफ़ा होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसमें इज़ाफ़ा होगा और साथ-साथ अपने इंटरेस्ट रेट देखें पिछले 5-6 सालों से कहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं। लेबर हमने ट्रेन नहीं की वक़्त के साथ-साथ। तो ये सारी चीज़ें मिला-मिला के जो हमारा इन्वेस्टर था उसको मायूस किया हमने। तो इन्वेस्टर अपने ज़ाहिर बात है इन्वेस्टमेंट को सेव करने के लिए कुछ सेफ पॉइंट्स जो थे वो ढूँढना शुरू हो गए और इन्वेस्टमेंट दूसरे मुल्कों के अंदर शिफ्ट होना शुरू हो गई। फिर आप देखें हमारे यहाँ अगर कंपनी हमने को रजिस्टर करवानी है आल्दो हम हर रोज़ खबरों में आता है जी इसमें इस साल इतनी कंपनी रजिस्टर्ड हुई, इस साल इतनी कंपनी रजिस्टर्ड हुई। लेकिन देखने वाली बात ये है कि वो जो कंपनी रजिस्टर करवाने का सिलसिला है या जो प्रोसेस है क्या वो बड़ा ईज़ी है, वन विंडो प्रोसेस है या उसके लिए हमें मुख्तलिफ दरवाज़ों के धक्के खाने पड़ते हैं। हालाँकि हम कहते हैं कि ईज़ डूइंग बिज़नेस इंडेक्स जो है उसमें पाकिस्तान की रैंकिंग बेहतर हुई है लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है वो बड़ी मुख्तलिफ है। तो हमें इस जो एससीओ का समिट पाकिस्तान में बड़ी कामयाबी के साथ हुआ ऑल्दो इस्लामाबाद को टोटली लॉक कर दिया गया जिसकी वजह से ज़ाहिर बात है आप जैसे मेरे जैसे लोग जो हैं उनके बहुत सारे स्केड्यूल ही मुतासर हुए होंगे। तो उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए था कि बड़ा कोई वाज़ेह जामे प्लान बनाती। लेकिन चलें कामयाबी के साथ एससीओ का इजलास पाकिस्तान के अंदर हुआ और उसमें मेरे ख़्याल में जो मुझे नज़र आ रहा है कि उसके जो मुस्बत पहलू है वो ये हैं कि सबसे पहले जो पाकिस्तान का चेहरा दुनिया को मसख़ करके दिखाया जा रहा था, इसकी वजह से पाकिस्तान की जो सफ़ारती सतह पे अब कह लें कि मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी या सफ़ारती कद पाकिस्तान का बढ़ेगा। और ज़ाहिर बात है जब इस तरह की रीजनल ऑर्गेनाइज़ेशंस होती हैं और समिट होते हैं उसकी वजह से जो तजारती मुआहदे हैं वो होते हैं, तजारती रास्ते खुलते हैं, तजारत के नए पहलू जो हैं उसके ऊपर बात की जाती है और उसके अंदर आसानियाँ पैदा करने के लिए कोशिश भी की जाती है। साथ-साथ ये इन ममालिक के साथ जो रीजनल ऑर्गेनाइज़ेशंस होती हैं, उसमें जो दफ़ाई ज़ाहिर बात है सतह है, उसके जो मुख्तलिफ पहलू हैं, उसके ऊपर भी बातचीत की जाती है और मुआहदे किए जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये सफ़ारती सतह पर पाकिस्तान का कद बढ़ा, ज़ाहिर बात है जो तजारती ताल्लुकात हैं, उसके अंदर भी पाकिस्तान का कद बढ़ेगा और उसके बाद जो दिफ़ाई सतह पे चीज़ें हैं, उसके अंदर भी पाकिस्तान का कद बढ़ेगा और ये सारी चीज़ें मिला-मिला के पाकिस्तान को इस समिट की वजह से मुआशी
जो फ्रूट्स हैं वो मिलने की बहुत ज़्यादा तवक्को है, मिलने चाहिए और हमें वसूल भी करने चाहिए, जो बात है। लेकिन उसके लिए वही बात जो सारी बातों का एक ही गांठ-जोड़ बनती है कि हमें सबसे पहले एक मुकम्मल कॉम्प्रिहेंसिव जामे प्लान बनाना होगा, जिसके थ्रू हमें ये चीज़ें पॉइंट करनी पड़ेंगी कि आया कि हमें ये जो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हुआ है, उसके अंदर जो मुआहदे हमने किए हैं, उससे कितना बेनिफिट हमने उठाना है। अब ये भी कहा जा रहा है कि जो सीपैक का सेकंड फेज़ है, वो ज़ाहिर बात है गेम चेंजर है। उससे पहले भी हमने कहा था ये गेम चेंजर है, जब आईपीपी सामने मुल्क के अंदर बुलाए लगाए, तब भी हमने कहा ये गेम चेंजर है, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही वो गेम जो कहाँ जाके चेंज हो रही है। तो इस तरह के जो बयानात हैं वो देने की बजाय अगर प्रैक्टिकल बातें करें, तो मेरे ख़्याल में उससे हमारा जो रवैया है उसके अंदर सीरियसनेस भी नज़र आएगी, और इस तरह की जो बातें हम करते हैं उससे अवाम के जो ज़ाहिर बात है जज़्बात मजरूह होते हैं कि वो हम आए दिन हम ये बात कर लो जी फ़लाँ मनसूबा ये गेम चेंजर होगा, जी फ़लाँ मनसूबा ये गेम चेंजर होगा, फ़लाँ मनसूबा ये गेम चेंजर होगा। कुरानी तरमीम की बात उसके ऊपर हम गेम चेंजर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं। तो हमें थोड़ा-सा सीरियस होके इन बातों के ऊपर अमल करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये है जो सबसे बड़ी बात है कि सफारती कत में इज़ाफ़े की वजह से पाकिस्तान अपने आप को अब इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर ही उजागर करेगा। वजह उसकी ये है कि हम सब ये देख रहे हैं कि किस तरह जब आप अपना सफारती कद बढ़ाते हैं, तो फिर दुनिया को हम ये भी कहते हैं कि जी आप पाकिस्तान से ये बेनिफिट्स उठा सकते हैं। पाकिस्तान जो है जब आपसे कोलैबोरेशन होगा, वो तजारत की फ़ॉर्म में हो, वो दिफ़ा की फ़ॉर्म में हो, वो चाहे वो एक्सचेंज प्रोग्राम की फ़ॉर्म में हो, तो हम आपसे ये बेनिफिट उठा सकते हैं। दुनिया के अंदर जितने ममालिक जो तजारत की राह के ऊपर चल रहे हैं, लो और दो की पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद होता है, जिसमें आप देखें 14 साल बाद जो अभी बस सर्विस है जो किसी वजह से बंद हो गई थी, वो अब काशगर से बस सर्विस जो है वो भी शुरू होने जा रही है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। दूसरी बात ये है कि बजाय इसके कि हम दुबई से या दूर से ममालिक जो हैं दूर-दूर वहाँ से चीज़ें इम्पोर्ट करें और अपनी जो कंज्यूमर सोसाइटीज़ का पेट भरें, तो बेहतर नहीं है कि हम अपने पड़ोसी जो हैं उनके साथ तजारत करें और वहाँ से सस्ती चीज़ें जो हैं वो लेके हम अपनी कंज्यूमर सोसाइटी का पेट भरें, और फिर हम ये भी देखें कि हमारी जो चीज़ें हैं पड़ोसी ममालिक के दरमियान कहाँ पे उनकी डिमांड है, तो हम पड़ोसियों को वो सस्ते दामों बेचें। तो इससे मेरे ख्याल में कल्चर भी एक्सचेंज होगा, इससे जो गलतफ़हमियाँ हैं पड़ोसियों के दरमियान वो भी दूर होंगी, और इससे जो तजारत ज़ाहिर बात है डिस्टेंस कम करती है, उसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसकी बिना पे आप सस्ती से सस्ती चीज़ जो है अपने लोगों को दे सकते हैं। तो ये वो चंद फ़वाइद हैं जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एससीओ के समिट से हम आने वाले दिनों में वसूल करेंगे, या हम उनको हासिल करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करनी भी चाहिए। तो जैसे मैंने पहले आपसे बात की थी कि आईएमएफ के साथ जो हमारा $7 बिलियन का कर्ज़े का मुआहदा हुआ है, जिसके लिए आईएमएफ ने ये कहा पाकिस्तान से कि अगर रेवेन्यू के अंदर शॉर्टफॉल होगा तो उसके लिए आपको मिनी बजट जो वो पेश करना होगा। तो इस साल जो रवां तिमाही है उसमें तकरीबन 90 अरब रुपए के रेवेन्यू शॉर्टफॉल की वजह से नए टैक्सेस जो हैं उसमें उसके ऊपर गौर-व-ग़ौज़ किया जा रहा है। अब ये नए टैक्सेस जो हैं वो ज़ाहिर बात है जो मिनी बजट है उसकी सूरत में हो, और उस मिनी बजट के अंदर तकरीबन 130 अरब रुपए के हंगामी टैक्सेस जो हैं वो लगाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं, या उसके लिए तजवीज़ जो है वो ज़ेर-ए-गौर है। और अब ये भी कहा जा रहा है कि इस मिनी बजट के जो कि आने का इम्कान तो लाज़मी है, और उसकी वजह से जो मशरूबात हैं या शुगर ड्रिंक्स पर 5% एक्साइज़ ड्यूटी जो है वो आयद करने की कोशिश की जाएगी या तजवीज़ दी गई है, और इसकी वजह से हुकूमत को माहाना 2.3 अरब रुपए इज़ाफ़ी रेवेन्यू हासिल होगा। मशीनरी की दरामद पर 1% एडवांस टैक्स से माहाना 2 अरब रुपए हासिल होंगे, जबकि सनती खाम माल की दरामद पर 1% एडवांस इनकम टैक्स से माहाना 3.5 अरब, कमर्शियल इंपोर्टर्स पर 1% से माहाना 1 अरब हासिल होने का इम्कान है। तो आप देखें जब टैक्सेस लगेंगे तो टैक्सेस की वजह से क्या आप समझते हैं कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसके अंदर कमी आएगी। तो इसमें जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो ये कि मिनी बजट जो उसकी तैयारियां की जा रही हैं, और जब आपके ऊपर ये 130 अरब के नए टैक्सेस लगेंगे तो इसको मल्टीपल टाइम्स आप देख लें कि महंगाई जो है क्या वाकई जो गवर्नमेंट ने बात की है कि ये 6.9% के ऊपर आ गई, और 44 माह की कम तरीन सतह के ऊपर इन्फ्लेशन आ चुका है। क्या गवर्नमेंट का ये बयान और ये जो 130 अरब के नए टैक्सेस लगने जा रहे हैं मिनी बजट की फॉर्म में, वो फिगर जो है उसको गवर्नमेंट सस्टेन कर पाएगी? और मेरा अगला सवाल गवर्नमेंट से ये है कि अगर जैसा कि आप कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो 6.9% के ऊपर है,
तो ओपन मार्केट के अंदर घी और ऑयल की कीमतों में 50 रुपए जो इजाफा किया गया है, क्या उसकी वजह से 6 से 9% इन्फ्लेशन सस्टेन कर पाएगा? क्या जो दर्जा अव्वल का चावल है वो 490 रुपए फी किलो हो जाए तो वाकई वो जो आपकी 6 से 9% वाली इन्फ्लेशन की फिगर है वो वाकई रियल है? उसके साथ साथ ब्रायलर का जो गोश्त है वो 625 रुपए किलो पाकिस्तान के अंदर बिक रहा है। बकरे का गोश्त जो है वो 2600 रुपए से जायद, और ये भी क्या है कि पहले तोलते हैं, उसको उसकी सफाई करते हैं। अगर आपको साफ 1 किलो गोश्त चाहिए तो वो तकरीबन 3000 रुपए फी किलो में पड़ता है। उसके बाद जो फल के सरकारी रेट हैं जनाब वो 30 से 40% महंगे हो गए हैं। और अगर इन्फ्लेशन 6 या 9% है तो मेरे ख्याल में, ये तो मैंने सीधा-सीधा चीज़ें आपको बताई हैं। चलिए मैं आपको और भी बातें बता देता हूँ। उसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो आपका आलू है दूसरे दर्जे का, वो 70 रुपए की 70 रुपए फी किलो है। प्याज जो है वो 120 से 180 और 200 के दरमियान फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर 75 रुपए की बजाय 120 रुपए किलो फ़रोख्त हो रहा है। लहसुन देसी जो है वो 500 रुपए किलो, अदरक 900 रुपए से लेके 1000 रुपए किलो जा रहा है। मेथी जो है वो 250 रुपए किलो है। मटर 400 रुपए किलो, शिमला मिर्च जो है वो 350 रुपए किलो फ़रोख्त हो रही है। और जो ब्रायलर मुर्गी का गोश्त जिसकी पहले मैं बात कर रहा हूँ वो 595 के बजाय 625 रुपए फी किलो फ़रोख्त हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गवर्नमेंट का फिगर है 6 से 9% इन्फ्लेशन का, वो मेरे ख्याल में रियल नहीं है। क्योंकि अगर उसको हम रियल मानते हैं तो ये जो ग्राउंड रियलिटी है, जो मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं आपको, ये फिर इनकी प्राइसेस इतनी हाई क्यों हैं? तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को बयान देने से पहले अपने इस तरह के जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसको देखना चाहिए। क्यों? वजह उसकी ये है कि हम जनाब इस कदर जो हैं वो अखलाकी पसमानदगी का शिकार हो चुके हैं कि 11.5 करोड़ पाकिस्तानियों को बड़ा हसास डेटा हमने तकरीबन 2.1 अरब डॉलर में एक डार्क वेबसाइट जो उसको बेच दिया है। अब मुझे बताइए हम कितना और गिरेंगे? तो जब आपने किसी का हसास डेटा बेच दिया, तो इसका मतलब कि आपने उस शख्स को ही बेच दिया है, जिसके अंदर मैं भी शामिल हूँ, जिसके अंदर ज़ाहिर बात है मेरे, आपके या और जो जिसके अंदर मैं शामिल हूँ, जिसके अंदर आप शामिल हैं, जिसके अंदर हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारी माएँ, उनका, हमारी बेटियाँ, उनका हसास डेटा शामिल है। लेकिन जब हमने, चूँकि हमें डॉलर चाहिए, वो चाहे अब नेशनल लेवल की बात हो, चाहे इंडिविजुअल लेवल की बात हो, उसके लिए हम हर वो काम कर गुज़रते हैं जिसकी कोई कह लें कि हद नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी और हम गंदगी जो है, इखलाकी पसमानदगी जो, उससे नीचे हम नहीं गिर सकते, तो हम यहाँ तक चले गए हैं। और शायद उसकी वजह से ही, चूँकि हम जब दूसरे मुल्कों के अंदर जाते हैं, जाके हमारा जो अपना असल काम है वो दिखाते हैं। जैसे अभी जर्मन ने अफ़गान महाजिरीन जो हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के क्राइम्स के अंदर मुलव्वस हैं, तो उन्होंने उनको वापस भेजने का सिलसिला शुरू कर दिया। क्योंकि जर्मन हुकाम ये कहते हैं, ये लोग यहाँ पे आके जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर ये मुलव्वस हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर ये मुलव्वस हैं, जिसको जर्मन जो है उनकी जो मुल्की सालमियत उसको खतरा है, इसलिए हम अफ़गान महाजिरीन को वापस भेज रहे हैं। तो देखा जाए तो हमारे ऊपर जो पाबंदियाँ कुछ लगी हैं, और ये बड़े शर्म की बात है हमारे लिए, ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है, बड़े शर्म की बात है कि दुबई ने पाकिस्तान के ऊपर वीज़ा की पाबंदी लगा दी। उसके अंदर 24 शहर उन्होंने कहा है कि इन शहरों से लोग अगर आएँगे तो उनको वीज़ा नहीं दिया जाएगा, और ज़ाहिर बात जो आपका डोमिसाइल या आपका जो सीएनआईसी है उसके ऊपर जो शहरियत और जो जाय पैदाइश आपकी लिखी हुई उसके मुताबिक काउंट किया जाएगा। और इन शहरों में देखा जाए तो कहें जी, इन शहरों के लोगों के लिए हर किस्म का वीज़ा बंद है। वो शहर कौन-कौन से हैं? एबटाबाद है, अटक है, बाजोड़ा एजेंसी है, चिकवाल है, डेरा गाजी खान है, डेरा इस्माइल खान है, हंगू, हुंजा, कसूर, खुशाब, कोटली, कोहाट, करम एजेंसी लाड़काना, नवाबशाह, मोमेंद एजेंसी मुजफ्फरगढ़, पारा चिनार, कोयटा, साहिवाल, सरगोदा, शेखपुरा, स्कर्दू और सखर शामिल हैं। तो ये तो उम्मीद तो यही की जा रही है कि ये कहा जा रहा है कि पाबंदी जो आर्ज़ी है और हम कुछ देर के बाद इसको दोबारा से रिव्यू करेंगे। लेकिन उसके ज़ाहिर बात है, मैं समझता हूँ ये ज़िम्मेदारी जो है, ये पाकिस्तान के हुकाम, यानी जो पाकिस्तानी एम्बेसी दुबई के अंदर काम कर रही है, उनके सर के ऊपर पड़ गई है कि वो कितनी जल्दी इस मसले को हल करते हैं। लेकिन यकीन कीजिए, मुझे बड़ी शर्म आ रही है ये बात करते हुए कि दुबई हमारा मुस्लिम कंट्री है, ब्रदर कंट्री है, उसने हमारे ऊपर पाबंदियाँ लगा दी, तो हमें शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। खुदा हाफ़िज़।